गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं पुनः आप लोगों के सामने केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिगर लेकर आया हूँ। और ये फिगर प्रायोगिक रूप से और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रायोगिक और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर की जानकारी आज हम लोग करने जा रहे हैं। और इस फिगर का नाम क्या है, जरा देखिए। फिगर का नाम है डेनियल सेल। आज हम लोग डेनियल सेल पे चर्चा करेंगे। डेनियल सेल बहुत ही मेजर सेल है और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसको। यह डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में आता है। किसमें आता है बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि डेनियल सेल है क्या। तो अगर हम लोग देखें तो डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल हम लोग उस सेल को कहते हैं जो हम लोगों के दैनिक जीवन में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा हो। क्या कहा हमने बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा हो। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो सेल होता है वह आपका डेनियल सेल है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग देखें तो जो सीसा संचायक सेल होता है वह भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम लोग उस बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं और उस विद्युत धारा से अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का संचालन करते हैं। तो कुछ उस तरह का सेल है ये। यह सेल ज़्यादातर आपको लैब में मिलता है। प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको यह सेल बनाने के लिए दिया जाएगा। आप इसको निर्मित करेंगे और निर्मित करके अपने फिजिक्स या केमिस्ट्री से जुड़े हुए प्रयोगों को संपन्न करेंगे। तो इस तरह के सेल ज़्यादातर लैब में दिखाई पड़ते हैं, दैनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्रायोगिक और थ्योरेटिकली दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आज हमने ये प्रयास किया है कि आप सभी लोगों को इस डेनियल सेल के बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं प्रदान करूं, जिससे कि प्रायोगिक और थ्योरेटिकली जो समस्याएं आपके सामने इस चित्र से संबंधित आ रहे हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो आइए देखते हैं ये चित्र बनेगा कैसे। तो डेनियल सेल देखने में कैसा होता है, यदि देखें तो डेनियल सेल में कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पात्र होते हैं। दो पात्र होते हैं इसमें, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए होते हैं। और पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, जिंक सल्फेट का विलयन। और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। तो दो अलग अलग पात्रों में दो अलग अलग रसायन से जुड़े हुए विलयन लिए गए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालते हैं। कौन सी छड़ बच्चों? जिंक की छड़ इसमें डालते हैं, जिंक की छड़। जबकि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट
के विलयन में हम लोग कॉपर की छड़ डालते हैं। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप डेनियल सेल बना रहे होंगे तो अपने राइट हाथ की तरफ के पात्र में जिंक सल्फेट लेंगे और उसमें जिंक से बना हुआ छड़ डालेंगे, और लेफ्ट हाथ की तरफ यानी बाईं तरफ जो राइट हाथ की तरफ जो है आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, और इसमें छड़ जो आप लेंगे वो कॉपर का बना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों को सुचालक तार से जोड़ते हैं और उसको ले आकर एक विद्युत धारा मापने वाले यंत्र से लिंक कर देते हैं, और इस यंत्र का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र से इसको हम जोड़ देते हैं। एक ऐसा यंत्र है जो धारा और उसकी दिशा की जानकारी आपको देता है। ये लैब में आपको देखने को मिलेगा, गैल्वेनोमीटर। और जैसे ही हम लोग इनको इनसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। पहले पात्र में देखें तो इस पात्र में जो जिंक है, ठोस रूपी जो जिंक है, वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिंक आयन में बदल जाता है। अर्थात पहले पात्र के अंदर ऑक्सीकरण घटना हो रही है, जबकि दूसरे पात्र के अंदर क्या होता है कि विलयन में जो कॉपर के आयन होते हैं वो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके खुद को कॉपर सॉलिड में बदल लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अपचयन हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले पात्र में ऑक्सीकरण घटना हो रही है और दूसरे पात्र में अपचयन घटना हो रही है। अब इन घटनाओं से क्या होता है कि जब इस पात्र में ऑक्सीकरण घटना होती है तो इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के एकत्रीकरण के कारण जब इनकी संख्या यहाँ ज्यादा हो जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस इलेक्ट्रोड की तरफ आने लगते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है वह जिंक से कॉपर की तरफ हो रही है। ये कौन सा छड़ है बच्चों? जिंक की छड़ है। इसको जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या नाम है इसका? जिंक इलेक्ट्रोड, जबकि इसका नाम है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, Cu कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की दिशा में जाने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन जो इस दिशा में आ रहा है, इसी को इस विलयन में उपस्थित जो कॉपर आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके खुद को उदासीन बना लेते हैं, अर्थात सॉलिड रूप में बदल जाते हैं, जिससे यहाँ पे घटना अपचयन हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इस सतह से जो जिंक है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी सतह पर छोड़कर इस विलयन में आ रहे हैं। इस विलयन में आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं? जिंक आयन के रूप में आ रहे हैं। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली घटना हो रही है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली घटना को आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण लिखा हुआ है। अब एक मूल बात ये भी आपको ध्यान देना है कि जिस पात्र में ऑक्सीकरण घटना होती है उस विलयन में डूबा हुआ इलेक्ट्रोड एनोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? एनोड के नाम से जाना जाता है। और जिस पात्र में अपचयन घटना हो रही है उस पात्र में डूबा हुआ जो इलेक्ट्रोड है
वह कैथोड के नाम से जाना जाता है। तो एनोड एंड कैथोड ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रयोग किया जा रहा है। तो अंग्रेजी में भी एनोड कहते हैं, हिंदी में भी एनोड कहते हैं, और यहाँ भी वही बात है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी किसी पात्र में ऑक्सीकरण हो रहा हो तो वहां जो इलेक्ट्रोड होगा वह एनोड कहलाएगा, और जब भी किसी पात्र में अपचयन हो रहा है तो वहां पे जो छड़ होगी, वहां पे जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के नाम से जाना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये समझना है हम लोगों को कि इस सेल में जो एनोड है उस पर चार्ज कैसा होगा। इस सेल में जो एनोड है इस पर चार्ज होगा माइनस। अब आप प्रश्न करेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि इस पर चार्ज माइनस आ रहा है। तो उसका सीधा सा कंडीशन तुम्हारे सामने दिख रहा है। इस इलेक्ट्रोड पर घटना कौन सी हुई, ऑक्सीकरण। तो इस ऑक्सीकरण घटना से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश का नेचर प्रेजेंट हो जाता है। इसके विपरीत अगर चलें सामने की तरफ, तो सामने की तरफ जो इलेक्ट्रोड है यह इसके विपरीत नेचर में होगा, और वो नेचर है प्लस, अर्थात ये प्लस नेचर का इलेक्ट्रोड होगा। यहां भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोड हमारा धन आवेशित ही है। तो इसका सीधा सा जवाब है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन अपने से विपरीत आवेश की तरफ भागता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि ये छड़ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के विपरीत नेचर वाले आवेश से संबंधित है। इसीलिए हम लोग इसको प्लस आवेश से दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि डैनियल सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक है, और जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है। अब यहाँ एक कंडीशन और रह गया, क्या कि इसमें इस डैनियल सेल में एक साल्ट ब्रिज लगाया जाता है। इस डैनियल सेल में एक साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, और वो साल्ट ब्रिज अंग्रेजी अक्षर यू के जैसा लगभग होता है, कांच की नली से नली का बना हुआ साल्ट ब्रिज है। ये इस तरह का होता है। इनके सिरों पर अगार अगार जेल लगे होते हैं, और इनके अंदर एक विशेष प्रकार का विद्युत अपघट्य विलयन भरा रहता है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोई भी एक विलयन इसमें आप रख सकते हैं। और इस आर्गन का नाम है लवण सेतु। क्या बोलते हैं बच्चों? लवण सेतु। ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि डैनियल सेल का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर एनोड से कैथोड की तरफ है, तो अगर हम इसमें धारा की दिशा देखें तो धारा की दिशा कैसी होगी जानते हैं? धारा की दिशा होगी इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होगी। ये आप सभी लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। याद आ रहा है कि विद्युत धारा हर समय इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत चलती है, तो इसलिए इसकी दिशा कैथोड से एनोड की तरफ होगी डैनियल सेल के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए डैनियल सेल के बारे में पूरे चित्र के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर रह गया है कि इस डैनियल सेल के अंदर साल्ट ब्रिज की भूमिका क्या है, और डैनियल सेल का समीकरण जिसे कि हम डैनियल सेल अपक्रिया बोलते हैं, ये कैसे लिखा जाएगा। तो इन सब बातों के बारे में अगले पार्ट में मैं आप लोगों के सामने उनकी जानकारी पेश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।